नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और चाइना में आपसी तनाव काफ़ी बढ़ चुका है और इसका प्रमुख रीज़न यहाँ पर कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 है। राइट, यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कोल्ड वॉर तो दोनों देशों में ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फ्लैश पॉइंट्स बन सकते हैं जो कि इस कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में तब्दील कर सकते हैं। कोल्ड और हॉट में यहाँ पे अंतर क्या है? बेसिकली अभी तक जो आपसी तनाव है वो कैसा रूप ले रहा है कि अमेरिका ने कभी कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, चाइना ने कभी कोई कंपनीज़ को बैन कर दिया, या फिर अमेरिका ने बोल दिया कि आप इन कंपनीज़ को चाइना में अब फंक्शन नहीं करवा सकते हैं, या फिर कभी कोई किसी कंपनी को डीलिस्ट करवा दिया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से जो कि चाइनीज़ कंपनी हो। राइट, तो अभी तक जो चीज़ें हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं, या फिर जो अटैक्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं इकोनॉमिक लेवल पर, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन अभी तक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन देखने को नहीं मिला। ठीक है, अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक हॉट वॉर में तब्दील हो चुका है। ठीक है, सैनिकों का टकराव दोनों देशों में अभी तक नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं जो कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोल्ड वॉर इनटू एन हॉट वॉर। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पर। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर बनाए गए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे द्वारा। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी एंड यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स ऐप पर अवेलेबल है। इसको आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जब आप देखें, हम थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। सार्स और इबोला ये ऐसी 2 बीमारियाँ थी जो कि पोटेंशियल रखती थी एक पैंडेमिक बनने का, लेकिन थैंकफुली हमने इनको कंटेन कर लिया था और ये कुछ ही देशों को अफेक्ट कर पाई थी। उसके बाद क्या हुआ, पिछले साल की बात है 2019 में, जब कोई भी एनालिसिस होती थी, इकोनॉमिक एनालिसिस, तो अक्सर जो सरकारें हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ हैं वो क्या करती थी कि हमेशा एक वार्निंग ज़रूर देती थी कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए ऑलवेज़ कि अगर कल को कोई पैंडेमिक आती है तो दुनिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा वार्निंग्स देने के बावजूद भी आज हम देख सकते हैं कि पूरे दुनिया का, मैं किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का जो रिस्पॉन्स है वो बिलो एवरेज रहा है। It has revealed that the governments around the world were largely unprepared. हम तत्पर नहीं थे, ठीक है, और हमारा जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी कम था टू अ वाइडली एंटिसिपेटेड हेल्थ रिस्क। यहाँ पे सभी के स्वास्थ्यों को यहाँ पे जोखिम में डाला गया है, इस कोरोना वायरस की वजह से तो डाला ही गया है, प्लस यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स की अनप्रिपेयर्डनेस थी उसकी वजह से प्रॉब्लम और भी बढ़ चुकी है। राइट, अगर हम करंट टैली देखें जो कोरोना वायरस की है, यहाँ पर 7 मिलियन केसेस को क्रॉस कर चुका है और डेथ्स जो हैं ये 408,000 को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, डेली केसेस की जो मात्रा है वो डेली अभी भी बढ़ रही है। अभी भी 1 लाख से अधिक केसेस या 100,000 से अधिक केसेस आपको हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम इसके बीच में अगर देखें तो इसी के बीच में या कोरोना वायरस के चलते जो चाइना और यूएस के बीच में जो लड़ाई है वो धीरे धीरे अब बढ़ चुकी है और ये जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तक जो लड़ाई थी या फिर जो जिसको हम कोल्ड वॉर कह रहे हैं, या तो वो ट्रेड के ऊपर हो रही थी, या टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सप्लाई चेन्स, जर्नलिस्ट के ऊपर, ठीक है, कोविड-19 के ऊपर, और आपसी में जो तनाव था वो बढ़ चुका था। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेड को लेकर आपको मालूम होगा हुवाई को लेकर जो बैन की बात की गई है, टेक्नोलॉजी को लेकर भी जो सेमीकंडक्टर्स की बैन की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कहा गया है कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो अमेरिका में निवेश नहीं कर सकती हैं, और ये भी कहा गया है कि जो अमेरिकन कंपनीज़ चाइना में अभी अपने प्लांट्स लगा रही हैं तो उनको वहाँ से निकलना होगा। सप्लाई चेन्स को लेकर पूरी कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से कि डिपेंडेंस घटाई जाए ऑन चाइना। जर्नलिस्ट को लेकर भी बहुत कोशिश हो रही है कि चाइनीज़ जर्नलिस्ट को अमेरिका में फंक्शन ना करने दिया जाए। राइट, सो मल्टीपल फ्रंट्स पे चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे जो रेज़ करना चाहता हूँ और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है ये, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे देखें कि जब 2019 में कई सारे विशेषज्ञ और कई सारी रिपोर्ट्स इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि हो सकता है कल को कोई पैंडेमिक आती है और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को वो अफेक्ट कर सकती है, क्या हम उसको लेके प्रिपेयर्ड होंगे? सिमिलरली अगर हम बात करें कि आज की डेट में जो तनाव चल रहा है, सबसे 2 बड़ी आर्थिक सुपर पावर्स, जो सबसे 2 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं दुनिया की, उनके बीच में जो तनाव चल रहा है, अगर ये तनाव कल को हाथ से निकल जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे सामने हैं।
ठीक है। देयर आर रिस्क्स दैट वी आर अवेयर ऑफ बट वी आर अनप्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है, हमारे सामने है, हम जागरूक हैं इस चीज़ को लेकर कि जोखिम है, आपस में प्रॉब्लम है दोनों में, लेकिन हम उसको लेकर अभी भी अनप्रिपेयर्ड हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़े 3 रिस्क आते हैं इन दोनों नेशंस के बीच में, एक है हांगकांग का इशू, दूसरा है साउथ चाइना सी का इशू और तीसरा है ताइवान का इशू। यहाँ पर मैं द डिप्लोमैट का एक आर्टिकल है बहुत ही बेहतरीन, जो ये बोलता है 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स विच कुड टर्न अ यूएस चाइना कोल्ड वॉर इनटू अ हॉट वॉर। ये 3 बड़े फ्लैश पॉइंट्स क्या हैं? पहला हांगकांग, साउथ चाइना सी और ताइवान। वन बाय वन करके बात करूंगा और आपको बताना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फ्लैश पॉइंट बन सकता है, इनफैक्ट मैं इसको फ्लैश पॉइंट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, दैट विल बी ताइवान इन द कमिंग फ्यूचर। सबसे पहले कमिंग टू हांगकांग। हांगकांग के बारे में हम सभी जानते हैं, हाल ही में जो एक कानून पास करने की बात चलाई है चाइना ने, विच इज़ कॉल्ड एज द नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। यहाँ पर चाइना ने ये कहा है कि हम हांगकांग का ये कानून पास करेंगे टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, और हम किसी भी बाहरी ताकत को यहाँ पर इंटरफेरेंस करने की अनुमति नहीं देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, 2003 में जब सार्स का आउटब्रेक फैला था, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि चाइना तक ही सीमित था मोर और लेस, उस टाइम पर भी हांगकांग की अथॉरिटीज़ ने एक सिमिलर बिल पास करने की कोशिश की थी, ठीक है। यानी कि ये मुसीबत के टाइम पे अक्सर क्या करते हैं, ये ऐसा जले पे नमक छिड़कने वाली बात है कि उस टाइम पर जब देश प्रॉब्लम में था, ये कोशिश करते हैं अपना शिकंजा कसने की अपनी ऑटोनॉमस रीजन्स के ऊपर। और हम सभी जानते हैं हांगकांग जो है वो 1997 से जो अग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार 50 ईयर्स तक उसका ऑटोनॉमस, उसके पास उसकी ऑटोनॉमी है। लेकिन ये कोशिश पहले भी की गई थी और अब ये कोशिश दोबारा की गई है 2020 में। 2019 में क्या हुआ हम ऑलरेडी मालूम है, एंटी एक्स्ट्राडिशन बिल को लेके जो प्रोटेस्ट हुए हांगकांग में, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुआ था। इस पे यूएसए का जो रिएक्शन था, यूएसए ने अभी फिलहाल क्या किया, जब चाइना ने बिल पास करने की बात की तो यूएसए ने कहा कि हम भी बिल पास करेंगे, हांगकांग के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी एक्ट पास कर दिया और थ्रेटन किया चाइना को कि हम आपके खिलाफ सैंक्शंस यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर इमीडिएटली 29 मई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो हांगकांग का स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस था उसको रिवोक करने की बात कर दी और इस अपना फैसला भी सुना दिया था। अगर ऐसा करते हैं तो अब इनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और इससे इकोनॉमिक काफ़ी नुकसान हो जाएगा हांगकांग को, और अगर हांगकांग को होता है तो ऑटोमेटिकली चाइना को भी यहाँ पर नुकसान होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि साउथ चाइना सी है, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट है। सो हांगकांग में हमने देखा कि किस तरीके से एक्शन गिव्स एंड एक्शन लीड्स टू अ रिएक्शन फ्रॉम बोथ द कंट्रीज। सिमिलरली साउथ चाइना सी में चाइना अपनी टैक्टिक्स से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पार्टली आइलैंड्स, ठीक है, जिसमें कहा जाता है चाइना सलामी स्लाइसिंग करता है। सलामी स्लाइसिंग यानी कि धीरे धीरे वो किसी टेरिटरी का टुकड़ा काट काट के अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट ऑन अ सेपरेट नोट, इंडिया में भी चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में जो भी देखने को मिल रहा है वहाँ पे काफ़ी सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, राइट। यहाँ पर चाइना की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ख़राब है और इसी स्ट्रैटेजी के चलते बेसिकली यूएस ने और चाइना ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को यहाँ पे काफ़ी बढ़ा दिया है इन दी साउथ चाइना सी, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पहले भी वीडियोस कवर की थी दिखाने के लिए कि चाइना का जो आक्रामक रूप है किस तरीके से बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में। 3 अप्रैल की बात है और हमने इसको कवर किया था। वियतनाम की एक शिपिंग बोट थी जिसको चाइना ने टक्कर मार के डुबा दिया था विद 8 फिशरमैन ऑन बोर्ड वाइल दे वर आउट फिशिंग इन दी परासल आइलैंड्स, ठीक है। परासल आइलैंड्स भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, विच आर कंट्रोल्ड बाय चाइना बट दे आर क्लेम्ड बाय वियतनाम। चाइना बोलती है कि ये हमारे अंडर है, लेकिन वियतनाम दावा करता है कि ये हमारे अंडर है। इस टाइम इस चीज़ के ऊपर भी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक लेटर इशू किया था दिखाने के लिए कि चाइना का स्टैंड हमें यहाँ पे पसंद नहीं आया है। अगर हम साउथ चाइना सी के इमेज को देखें तो यहाँ पे परासल आइलैंड्स, ठीक है, उसके बाद स्पार्टली आइलैंड्स और अब सबसे लेटेस्ट जो प्रतास आइलैंड्स हैं, इसको लेकर भी मैंने कवरेज की थी। प्रतास आइलैंड्स को लेके हाल ही में जो अग्रेशन चाइना ने शो किया था जो ताइवान का है, चाइना बोल रहा है कि हम प्रतास आइलैंड्स के ऊपर एक मिलिट्री ड्रिल करेंगे और इसको हम कॉन्कर करने की बात करेंगे। जैसा ही इसने ये कहा उसके इमीडिएटली बाद अमेरिका ने 14 मई की बात है, उन्होंने एक डिस्ट्रॉयर को भेजा थ्रू दी स्ट्रैटेजिक ताइवान स्ट्रेट। ये आपकी स्ट्रैटेजिक ताइवान की स्ट्रेट है और इसके थ्रू इन्होंने डिस्ट्रॉयर को भेजा। यूएसएस मैकैम्बल ट्रांजिट्स ताइवान स्ट्रेट अहेड ऑफ ताइवानीज प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन। बेसिकली अमेरिका ने भी शो कर दिया कि अगर आप वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी यहाँ पे प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। कुल मिला के बात यही आती है कि फिर से आपको एक ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जहाँ पे एक कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तब्दील होते होते बच गई। So the combination of frayed nerves, increased operations, strategic mistrust could prove a recipe for disaster by allowing an incident to escalate to a crisis
एंड अ क्राइसिस टू स्पार्क अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। एक छोटी सी घटना जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस में तब्दील हो सकती है, संकट में, और संकट से जो है ये आगे जाकर एक सैनिकों के टकराव में तब्दील हो सकती है, या फिर कहने का मतलब ये है सिचुएशन बद से बदतर हो सकती है अगर कंट्रोल नहीं की गई। और अंत में मैं बात करना चाहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट इशू की, जो कि ताइवान है। ताइवान बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है बिटवीन द टू मेजर पावर्स, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट इसलिए है बिकॉज इसमें चाइना ताइवान को अलग तरीके से देखती है। चाइना के लिए ताइवान एक चुनौती है, लेकिन यूएसए के लिए ताइवान एक अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए एक मौका है, ठीक है। सो डिफरेंट पीपल लुक डिफरेंटली ऑन ताइवान। अगर हम देखें सबसे पहले जो यूएसए का तरीका है ताइवान को देखने का, यूएसए ताइवान को किस तरीके से देखती है? यूएसए देखती है कि कल को अगर चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है तो शायद वो ताइवान की तरह दिखने को मिलेगी, राइट। सो फॉर यूएसए इट इज़ एन एम्बलम ऑफ व्हाट अ डेमोक्रेटिक चाइना कुड लुक लाइक। इसीलिए यूएसए काफ़ी कोशिश करता है ताइवान में इंटरेस्ट बढ़ाने की, और ताइवान में इन्वेस्टमेंट्स करने की, और ताइवान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने की। लेकिन चाइना के लिए, इनफैक्ट जी जिनपिंग के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इट इज़ अ हिस्टोरिकल एंड अ पॉलिटिकल इम्पेरेटिव। ये केवल एक ऐतिहासिक चुनौती नहीं है उनके लिए, बल्कि एक राजनीतिक चुनौती भी है उनके लिए, ठीक है। अगर वो ताइवान को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं इनटू चाइना, तो ये उनकी पार्टी में उनकी इमेज के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है। पुटिंग ताइवान ऑन अ पाथ टू यूनिफिकेशन इज की बोथ टू द ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन एंड टू जीज कंटिन्यूड ग्रिप ऑन पावर। तो उनके सत्ता के ऊपर अपना शिकंजा कसने के लिए, प्लस जो चाइना को एकीकृत करने का उनका सपना है, इस दोनों चीज़ों को पूरा करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताइवान, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ताइवान की जो सिचुएशन है वो चाइना के अनुसार नहीं चल रही है। सो यहाँ ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी चुनौती, साउथ चाइना सी को छोड़ दीजिए, आप हांगकांग को छोड़ दीजिए, तिब्बत को छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ताइवान की चुनौती है। लेकिन ताइवान की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकलती जा रही है। हाल ही में ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन, इन्होंने अपना इनॉग्रेशन किया और इन्होंने यहाँ पे ओथ ली थी। येट जी हैज सफर्ड अ सीरीज ऑफ एम्बैरसिंग सेटबैक्स ओवर द पास्ट ईयर, ठीक है। साई इंग वेन, इन्होंने मेजर विक्ट्री ली, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन्होंने जो यहाँ पर विक्ट्री ली वो किस आधार पे ली। इनका जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो बेसिकली ये था कि इन्होंने कंप्लीट पब्लिक सपोर्ट दिया फॉर द प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स इन हांगकांग। उसके बावजूद भी, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी साई इंग वेन यहाँ पे जीत चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने पब्लिकली इस चीज़ की निंदा की कि जो चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम का अरेंजमेंट ताइवान के लिए वो बोल रहे हैं, जो कि हांगकांग के लिए चाइना फॉलो करती है, हम उसे कभी नहीं मानेंगे, ठीक है। हम एक सेपरेट नेशन है। सो इस बिना पर जीतना एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है एक ताइवान के प्रेसिडेंट के लिए। अब सिचुएशन यहाँ तक जो है चाइना के हाथ से सिचुएशन निकलती जा रही है, वहीं यूएसए इस चीज़ को सपोर्ट करता जा रहा है। यूएसए सपोर्ट कैसे करता जा रहा है? 2 बड़े कानून निकाले हाल ही में, सपोर्टिंग क्लोजर रिलेशंस विद ताइवान वर एनेक्टेड इन द स्पेस ऑफ 2 years, ठीक है। सीनियर यूएस ऑफिशियल्स पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन साइज सेकेंड इनॉग्रेशन इवेंट। यहाँ पे जो इनकी इनॉग्रेशन इवेंट हुई थी, यहाँ पर 2 बड़े यूएस ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया था। इनफैक्ट ऑन अ सेपरेट नोट बोलना चाहूँगा, बीजेपी के भी कुछ लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था, ठीक है। एंड लास्टली अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि हुवाई के साथ चाइना की कंपनी है, जो हुवाई जो टेक्नोलॉजिकल जायंट है, इसके साथ यूएसए के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर यूएसए ने एक इंपॉर्टेंट डील की है विद अ प्री एमिनेंट चिप मेकर ऑफ ताइवान टू सेट अप अ 12 बिलियन कटिंग एज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन एरिजोना, ठीक है। तो ये प्लांट सेटअप करेंगे एरिजोना, अमेरिका में। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ताइवान जहां चाइना के हाथ से निकलता जा रहा है, वहीं पे अमेरिका के क्लोज आता जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि जो ट्रिगर पॉइंट अगर कल को बनता है तो वो ताइवान बन सकता है। रूमर्स दैट यूएस ऑफिशियल्स आर कॉन्टेम्पलेटिंग अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स सच एज यूएस नेवी शिप्स to Taiwan ports or even the rotational deployment of US Marines, this can escalate tensions. Plus अब यूएस बोल रहा है कि हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को, यूएस की प्रेजेंस को ताइवान में बढ़ा सकते हैं। इसके थ्रू जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे इंटेंशंस नॉर्मल हों, लेकिन यहाँ पे मिस कैलकुलेशन या फिर डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। परसेप्शन पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कोई भी कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर में तब्दील होने में कोई ट्रिगर पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है परसेप्शन, ठीक है। लोग सोचते क्या हैं, दोनों नेशंस आपस में सोचते क्या हैं एक दूसरे के बारे में, इससे जो वॉर है वो देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा कुछ और ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं जिनको मैंने सेपरेटली भी कवर किया है वीडियोस में। यूएस लॉ मेकर ने इंट्रोड्यूस किया बिल टू रिकॉग्नाइज तिब्बत एज इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। हाल ही में एक इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बना था चाइना के खिलाफ, जिसमें 8 देशों के सांसदों ने कुल मिला के आपस में एक फैसला किया कि हम चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ पर ट्रंप ने जो मुस्लिम उइघुर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है उसको लेकर भी बिल पास करने की बात की है। कुल मिला के ये कुछ बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं और ये कुछ छोटे फ्लैश पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि आपसी तनाव अब एक पीक पर पहुंच चुका है और ये कभी भी एक वॉर में तब्दील हो सकता है। इन दी एंड इस वीडियो को समाप्त करने के लिए यही कहना चाहूँगा, इट इज़ टाइम टू बी वेरी वेरी केयरफुल, नॉट ओनली फॉर बोथ द नेशंस बट फॉर ऑल द कंट्रीज़, क्योंकि ये 2 बड़ी आर्थिक महाशक्तियाँ हैं। तो ये अगर कल को कुछ होता है आपस में तो केवल इन दोनों नेशंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा बल्कि बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली इंडिया। और यहाँ पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको भी काफ़ी ध्यान से चलना होगा एंड दे शुड डेफिनेटली कम अप विद वेज टू रिजॉल्व इशूज़ बिटवीन दीज 2 कंट्रीज़। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।